नमस्कार, सिंपली सियासत में आपका स्वागत है। सिंपली सियासत में आज बात करेंगे राष्ट्रीय लोकदल की। 2021 में जो चुनाव होने हैं उसकी तैयारियां लगभग सभी पार्टियों ने ज़मीन पर शुरू कर दी है। ऐलान नहीं किया है, लेकिन चूँकि उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत लंबा संघर्ष है, इसलिए सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। और इसी सिलसिले में हम लगातार उत्तर प्रदेश के सभी दलों की बात कर रहे हैं, किसकी क्या तैयारी है उसकी बात कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं कि आगे जो आने वाले चुनाव है उसमें किसकी क्या रणनीति रहने वाली है और ज़मीन पर कितनी पकड़ है, ज़मीन पर कितनी ताकत है और ज़मीन पर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए ये दल क्या कर रहे हैं और क्या संभावनाएं हैं इन दलों के लिए। अभी जब हम राष्ट्रीय लोकदल की बात कर रहे हैं, जाहिर है कि राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो इस वक्त देखा जाए तो सिर्फ पश्चिम के भी पूरे इलाके में देखा जाए तो उसकी ताकत अब बची नहीं है। लेकिन किसान आंदोलन के बाद और ख़ास तौर पे किसान आंदोलन में जो किसान नेता राकेश टिकैत ने जो आंसू बहाए और राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने जब कहा कि हमसे गलती हो गई, हमें अजीत सिंह को चुनाव जिताकर भेजना चाहिए था, उसके बाद से इस पार्टी में जान आ गई है ऐसा लगता है। और इस पार्टी को लेकर तरह तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं, इस पार्टी को लेकर तरह तरह की उम्मीदें जताई जा रही हैं। क्या ज़मीन पर ये उम्मीदें उस पार्टी की पूरी होगी? क्या ज़मीन के लोग, क्या किसान, क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग एक बार फिर से राष्ट्रीय लोकदल की तरफ रुख करेंगे, राष्ट्रीय लोकदल को अपना प्यार देंगे, राष्ट्रीय लोकदल को अपना समर्थन देंगे? इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ओपी यादव, चुनाव विश्लेषक ओपी यादव। मैं ओपी यादव से बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ओपी यादव ऐसे शख्स हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर जो राजनीतिक ताकत है, इस दल की कितनी ताकत है और उसकी जातीय मजबूती क्या है, जातीय उसकी स्थिति क्या है और उसकी ज़मीन पर ताकत क्या है, इसको लेकर एक उनका अध्ययन एक अलग स्तर पे है। चूँकि वो लगातार ज़मीन पर इन चीज़ों का आकलन करते रहते हैं, ज़मीन पर इन चीज़ों को परखते रहते हैं। इसीलिए ओपी यादव से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो अभी मौजूदा हालात हैं इस वक्त, क्या सचमुच ऐसा लग रहा है ओपी यादव को कि राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन से जो मिली हुई ताकत है उसका सही इस्तेमाल कर पाएगी और कुछ ताकत इनकी बढ़ेगी? निश्चित तौर पर राकेश टिकैत के आंसुओं ने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के सियासी मिजाज को बदल कर रख दिया है और उसका जो सियासी फ़ायदा है कितना लेगी राष्ट्रीय लोकदल, उस पर किस तरह का उसका रोड मैप होगा, किन सामाजिक समीकरणों पर वो काम करेगी, ज़मीन पर कैसे जाएगी, पूरी गन्ना पट्टी है ये। और इस जाट लैंड में किस तरह उसके समीकरण बनेंगे, कैसे मूवमेंट होगी। और चूँकि किसान पंचायतों के माध्यम से राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीनी स्तर पर ज़मीन बनाना शुरू कर दिया है, इसके क्या निहितार्थ होंगे ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर राकेश टिकैत के आंसुओं ने चौधरी अजीत सिंह की पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी को सियासी ज़मीन दे दी है। लेकिन यादव जी, आप देखिए कि पिछले 2 बार से संसदीय क्षेत्र में इनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। 14 में, 19 में इनका कोई भी कैंडिडेट लोकसभा नहीं पहुंच सका, विधानसभा में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसकी वजह क्या मानते हैं? अजीत सिंह और जयंत चौधरी ने इतनी ताकत लगाई लेकिन ज़मीन पर शायद उनको बहुत भरोसा नहीं मिल पा रहा है। क्या वजह मानते हैं इनकी जो कोशिश है वो क्यों नहीं रंग ला रही है, क्यों नहीं कामयाब हो रही है? देखिए भावेश जी, निश्चित तौर पर 2014 का जो चुनाव रहा हो पार्लियामेंट का, 2019 का, बड़े चौधरी और छोटे चौधरी दोनों पार्लियामेंट में एंट्री नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं जो नेटवर्किंग है, जो सोशल नेटवर्किंग है, पॉलिटिकल नेटवर्किंग है, कुछ मिलने जुलने का जो कल्चर है उसका भी असर पड़ा। और जो जाट वोट बैंक है, ये जो पूरा इलाका है, जाट, मुस्लिम, गुजर और जाटव, ये 4 जातियों का एक तरह से कॉकटेल है, सोशल कॉकटेल। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो इंटैक्ट है, सोशल इंटैक्ट है, उस पर कहीं ना कहीं कमी आई। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि जिस तरह से हिंदू करंट, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू करंट फैलाया, खासकर मुजफ्फरनगर के बाद, इस इलाके की सियासी तासीर बदल गई और नतीजों में भी पूरी तरह से तब्दीली आ गई भारतीय जनता पार्टी के उभारने। और आपको जो इतिहास के ही देखा जाए तो राष्ट्रीय लोकदल जो है
पश्चिम उत्तर प्रदेश में और जो अभी नतीजे आए 19 के असेंबली के सिर्फ छपरौली तक सीमित होकर के रह गई। तो कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्किंग में कमी थी बड़े चौधरी और छोटे चौधरी के। लेकिन चूंकि अब जो स्थिति बन रही है, जो अजगर था आहिर जाट गुजर राजपूत, तो उसमें राजपूत चूंकि उत्तर प्रदेश में सूबे का वजीर आला खुद राजपूत समाज से आता है, लेकिन जाट गुजर और मुस्लिम जो 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मजगर बनाया था, मुस्लिम अहिर जाट गुजर राजपूत, एक सोशल इंटेक्ट पे खड़ा होता जा रहा है और उसका सबसे ज़्यादा फायदा। लेकिन ये जातीय समीकरण अपनी जगह है यादव जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि चूँकि राष्ट्रीय लोकदल ने लगातार अपने पोजीशंस बदले, आप देखिए कि पहले बसपा के साथ समर्थन किया, फिर सपा के साथ सरकार बनाई, तो लगातार जो इनका चेंज रहा, इसकी वजह से क्या ज़मीन पर कोई विश्वसनीयता को जो नुकसान हुआ है? क्योंकि आप विचारधारा की, आप देखिए विरासत क्या है, आपके सामने विरासत है चौधरी चरण सिंह की, और इतनी बड़ी विरासत के बावजूद अगर आप नाकाम हो जाते हैं, आप इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, राष्ट्रीय लोकदल का दफ्तर है, चौधरी चरण सिंह जी की तस्वीर है, मूर्ति लगी है यहाँ पे, और चौधरी चरण सिंह की विरासत को लेकर कोई पार्टी दमखम से कुछ नहीं कर पा रही है। और 2 चुनावों में, संसदीय चुनाव में मैंने पहले भी चर्चा की कि संसदीय चुनाव में कोई तस्वीर नहीं बदल सके, और विधानसभा में संघर्ष करते दिखाई देते हैं। किसी पार्टी का सहारा मिल जाए तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। क्या ये जो विश्वास का संकट है, ये किस लिए है? देखिए 1996 में भारतीय किसान कामगार पार्टी जब बनी, उसके बाद लगातार देखिए कि चौधरी अजीत सिंह ने पॉलिटिकल जो एक तरह से पॉलिटिकल जो उनके हॉल्ट थे, अलग अलग जगह प्रवासी पॉलिटिशियन के तौर पर उन्होंने काम करना शुरू किया। फिर अपने दल बनाए, कांग्रेस के साथ भी गए और नरसिम्हा राव सरकार में फूड मिनिस्टर बने। अलग अलग दलों के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ एडजस्टमेंट हुआ, अलग अलग दलों के साथ उनका एडजस्टमेंट हुआ। धीरे धीरे करके 3 जिलों की पार्टी बन गई। और जो राजनीतिक विरासत की बात है, सेंट्रल उत्तर प्रदेश हो, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश हो और बुंदेलखंड, यहाँ मुलायम सिंह यादव और चौधरी चरण सिंह के राजनीतिक विरासत के रूप में उभरे। 89 के बाद और खासकर 91 के बाद पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सियासी सरजमी पे बड़ा चेंज आया। समाजवादी पार्टी ने एक तरह से राजनीतिक तौर पे जो क्षितिज था, उस पूरे पॉलिटिकल क्षितिज पर पूरा एक तरह से कंट्रोल कर लिया, एकाधिकार कर लिया, और चौधरी अजीत सिंह उसी बेल्ट में सिमट कर पश्चिम उत्तर प्रदेश में रह गए। और अब चूँकि काफ़ी परिस्थितियाँ बदल गई हैं, एक मैं कोट करूँगा, चूँकि बात राकेश सिंह टिकैत से शुरू किया है। 1996 में भारतीय किसान कामगार पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस था। महेंद्र सिंह टिकैत ने मंच पर कहा था कि जब किसान की इज्जत और अस्मत दांव पर होती है तो सारे पुराने गिले शिकवे किसान भूल जाता है। शायद उत्तर प्रदेश उसी की तरफ बढ़ गया। राकेश सिंह टिकैत, नरेश टिकैत ने कह दिया कि चौधरी साहब को हरा करके हमने बड़ी गलती किया है। तो कहीं पश्चाताप है, पश्चाताप सिर्फ टिकैत फैमिली को नहीं है, किसान आंदोलन के नेताओं को नहीं है, शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश की पूरी जाट समुदाय को और किसान समुदाय को है। उसमें जैसे चूँकि मुस्लिम भी बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं, जमींदार होते हैं, गुर्जर भी बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं, तो ये पूरे भूभाग पर कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का एक बड़ा सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट है। ये है कि रोड मैप क्या होगा। लेकिन यादव जी, क्या पूरे जितना भी इम्पैक्ट है, किसानों का प्रभाव है, क्या अकेले ये फसल राष्ट्रीय लोकदल काट पाएगा? क्योंकि आप देखिए कि जैसे ये किसानों का ये मामला सामने आया है, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो गई है। आपको मालूम है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी वहाँ पे अपना असर रखती है। और देखा जाए तो पिछले 2012 के चुनाव में किस तरह के नतीजे दिए थे। 17 में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे उसी जगह पे एक अलग तरह का इक्वेशन पैदा कर दिया। तो जब सामाजिक परिवेश बदल गया है, सामाजिक परिस्थितियाँ बदल गई हैं, तो इस हालत में आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल के लिए क्या किसी दल के साथ साठगांठ करके, किसी दल के साथ तालमेल करके ही कोई रास्ता दिखाई देता है, या ये किसानों के आंसू और राकेश टिकैत के आंसू और नरेश टिकैत की ये बात कि हमने गलती कर दी अजीत सिंह को चुनाव में हराकर और उनको जिताना चाहिए था, ये लाइन है, ये कितनी मदद कर पाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर भावेश जी, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस, जैसे चौधरी विजेंद्र सिंह अलीगढ़ के आसपास ले लिया जाए, हरिंदर मलिक बड़े किसान नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके बेटे पंकज मलिक शामली से विधायक रहते चले आए हैं। समाजवादी पार्टी ने प्रोफेसर सुधीर पवार को लगा दिया है, और अतुल प्रधान, पूरी एक टीम समाजवादी पार्टी की, मदन चौहान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किरण पाल कश्यप, जो भी समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, वो भी एक वहाँ पर एक कमेटी बन गई है समाजवादी पार्टी के किसानों को लेकर के, उधर मूवमेंट हो रही है। तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का अभी तक का अलायंस चला आ रहा है, लेकिन जो एक कमज़ोर स्थिति थी, कहीं ना कहीं एहसास कराया है चौधरी परिवार ने कि इस किसान आंदोलन से जो संजीवनी मिलने जा रही है, तो समाजवादी पार्टी को भी उनके हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, और राष्ट्रीय लोकदल को एक बड़ा भाई जरूर चाहिए पश्चिम उत्तर प्रदेश
प्रदेश में जो आपने कहा उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ पाएगी। और भारतीय जनता पार्टी, सत्यपाल मलिक 89 में जनता दल आंदोलन के बड़े नेता रहे हैं और सत्यपाल मलिक इस समय गवर्नर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, उनका भी बयान आ गया। तो कहीं ना कहीं जाट बिरादरी या किसान बिरादरी जो आहत हुई है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इसकी जो सुगबुगाहट है ये भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को भली भांत पता है। और जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अजगर का, चौधरी वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह और कृष्णपाल गुर्जर का जो प्रयोग अजगर का किया था, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसको पता है कि कहीं ना कहीं समीकरणों में परिवर्तन होने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि मुजफ्फरनगर के बाद जब बालियान साहब उभर के आए, जैसे खाप पंचायतें थी, इन्हीं खाप पंचायतों ने, चाहे बालियान खाप हो, अलग अलग जो खाप पंचायतें हैं जाट समाज की, और उधर सारे समाज में खाप पंचायत होती है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो जो खाप पंचायतों ने एक तरह से हिंदू करंट में भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया था। खाप पंचायतें पूरी तरह से किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रही हैं और निश्चित तौर पर मान लिया जाए कि किसान बिरादरी, किसान शब्द ही बड़ा हो गया है, बाकी चीज़ें पश्चिम उत्तर प्रदेश में छोटी पड़ गई। लेकिन यादव जी, एक सच्चाई ये भी है कि अभी चुनाव होने में लगभग 1 साल हैं, बल्कि 1 साल से कुछ ज़्यादा ही हैं। मार्च में चुनाव होने वाले हैं, अगले साल, अगर मार्च अप्रैल में चुनाव होते हैं यहाँ पे, फरवरी के आखिरी समय में चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। तो 1 साल है, 1 साल में आपको लगता है कि ये एजेंडा यही रहेगा, ज़मीन पर समीकरण यही रहेंगे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं, बहुत सारे नए सवाल आ सकते हैं, और उन नए सवालों से क्या राष्ट्रीय लोक दल जूझ पाएगा? क्योंकि जो परिस्थितियां हैं, जो सियासी परिस्थितियां उसकी ज़मीन पर है, उसको एक सियासी परिस्थिति ये भी है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पे और पैसे के तौर पे बहुत ही मजबूत है, और इस मजबूती के साथ वो काम कर रही है। और एक बड़ी ताकत से लड़ना, अब बहुत सारे समीकरण को जुटाने की ज़रूरत होती है। क्या राष्ट्रीय लोक दल और उसके साथ जो पार्टी होगी ये सब कुछ कर पाएगी ज़मीन पर? आपको लगता है कि 1 साल का ये ड्यूरेशन है, कुछ तस्वीरें बदलेंगी नहीं, और बदलेंगी तो क्या उसको अपने हिसाब से उसको बदल पाएंगे ये लोग? देखिए भावेश जी, 2022 में फरवरी में चुनाव होना है। निश्चित तौर पर सीमित संसाधन है राष्ट्रीय लोकदल के पास, और जिस भी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ वो अलायंस में है, और अगर कांग्रेस के साथ क्या एडजस्टमेंट उसका होता, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक पर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी भागीदारी, जो मैंने शुरुआत में कहा कि चौधरी बृजेंद्र सिंह और हरिंदर मलिक जैसे किसान नेता मूवमेंट कर रहे हैं, और जिस तरह प्रियंका गांधी अभी पूरी तरह से वहाँ किसान पंचायतों में मूवमेंट कर रहे हैं। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के भी लेजिस्लेटर पश्चिम उत्तर प्रदेश से जीते हैं, और खासकर कैराना से संजय गर्ग साहब विधायक हैं, सहारनपुर से, कैराना से नाहिद हसन साहब तो समाजवादी पार्टी के भी लेजिस्लेटर सदन में हैं। बीएसपी का भी अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था, गाजियाबाद में जो चुनाव हुआ था, बीएसपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं बीएसपी को, कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी एक मेजर रोल में है, लेकिन जो वहाँ की स्थिति बनी हुई है, और चूँकि पूरी एनर्जी जो है चौधरी परिवार की, उनकी बहू भी चारू चौधरी भी मूवमेंट करती नज़र आती हैं, तो चौधरी परिवार की जो पूरी एनर्जी है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाका में जोरदार रहती है। तो मैं मानता हूं कि अलीगढ़ तक पहुंच पाना और हरिद्वार की बॉर्डर तक पहुंच जाना, और इन सब चीज़ों में राष्ट्रीय लोकदल की जो लीडरशिप है, क्योंकि बहुत सारी पर्सनालिटी, आप याद करिए कोकब हमीद साहब जब हुआ करते थे पार्टी में, अनुराधा चौधरी हुआ करती थी, तो बहुत सारी पर्सनालिटी इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी समय और काल परिस्थिति जो सियासत में बड़ा रोल अदा करती है, तो बहुत सारे लोग पलायन कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में, और जो आपने कहा ना कि फंड भी एक मायने रखता है, हाँ, और रिसोर्सेज का भी अपना एक रोल है, तो रिसोर्सेज को देखते हुए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल बहुत कमज़ोर स्थिति में है। और हम राष्ट्रीय लोकदल के मुख्यालय में आप देख रहे हैं यहाँ के हालात जिस तरह के हैं, बिल्कुल वो साफ साफ बयां कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, इसके बाद आप बगल में ही सटा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय, वहाँ की हालत देखिए, और राष्ट्रीय लोक दल के ऑफिस की हालत देखिए, जो जर्जर दीवारें हैं। तो और ये सब बताता है कि पार्टी आज की तारीख में अगर चुनावी राजनीति को देखें तो चुनावी राजनीति में पैसे का इतना ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। और इसीलिए मैंने कहा कि आपको राष्ट्रीय लोक दल के लिए अभी ये चुनौतियाँ आर्थिक स्तर पर भी हैं और सामाजिक स्तर पर भी हैं। सामाजिक समीकरण फिट करने पड़ेंगे, और जो अपने साथी दल हैं उनके साथ एक ऐसा बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा, एक ऐसा भरोसे का रिश्ता कायम करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय लोक दल ने देखा जाए तो किसी भी पार्टी में कोई ऐसी बची नहीं है जिसके साथ उसने तालमेल नहीं किया। भावेश जी, जो क्रेडिट की बात कही, पॉलिटिकल क्रेडिट की बात, 96 के बाद ही लगातार, मैंने कहा कि पॉलिटिकल हाल्ट लगातार बदलते रहे। बड़े चौधरी साहब के, जयंत चौधरी अभी तक लगातार राष्ट्रीय लोकदल में हैं, उनके बारे में अभी कुछ तो एक जो यूथ कार्ड है
राष्ट्रीय लोकदल का, और देश यूथ कार्ड को फेस भी कर रहा है। यूथ आइकॉन को चाहे हेमंत सोरेन हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, राहुल गांधी हो, तो उस पर कोई बड़ा डॉट नहीं है। लेकिन चौधरी अजीत सिंह की बात जब आती है, लोग जैसे बीएसपी के बारे में पॉलिटिकल क्रेडिट की बात करते हैं, चौधरी अजीत सिंह के बारे में भी चर्चा आती है। लेकिन चूंकि जब तक कोई मेजर एलाई बड़ा नहीं होगा और उसकी क्रेडिट के साथ राष्ट्रीय लोकदल की क्रेडिट जॉइंट क्रेडिट में तब्दील नहीं होगी, तब तक नतीजे दे पाना एक पूरी लफाजी की बात है। क्योंकि अभी आपने देखा कि 17 में सिर्फ अपनी छपरौली विधानसभा, वो भी भारतीय जनता पार्टी में मिले जो थे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं, और जो मिलने जुलने का जो क्राइटेरिया बीच में लगभग 1 दशक से पार्लियामेंट में नहीं है चौधरी परिवार, तो लोग कह रहे हैं मिलने जुलने का है कि आप बहुत जिस तरह से दूसरे दलों के लोग मिलते हैं उस तरह से मुलाकात नहीं हो पाती थी। और चूंकि जो मैंने कहा कि सियासी क्षितिज पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी पेंगे बढ़ा रखी हैं समाजवादी पार्टी ने, तो चौधरी अजीत सिंह का जो मिलने जुलने का कल्चर है उससे भी कहीं ना कहीं नाराज़गी थी, लोग पलायन कर गए। अब चूँकि एक नई ऊर्जा, नया जोश दिख रहा है, लेकिन अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और जो सियासी बात किया जाए तो भावनात्मक ज्वार भाटा की बात अलग है, लेकिन ग्राउंड पे जो बूथ पे आपका वोट डलवाने जा रहे हैं, जैसे सोशल इंटेक्ट भी आपका खड़ा हो गया, लेकिन बूथ पे जो वोट डलवाने वाले लोग हैं वो कितने हैं? छपरौली में होंगे, बागपत में होंगे, और मेरठ की विधानसभा सीटों में होंगे, सहारनपुर में होंगे, मेरठ में होंगे, अलीगढ़ में होंगे, लेकिन बाकी एरिया में क्या, बिजनौर में क्या स्थिति है आपकी, आगे बढ़ कर के क्या है? और जो आपके अलायंस पार्टनर हैं उनकी क्या स्थिति है कि आपके अलायंस पार्टनर आ गए, आपने उनको सीट दे दी, लेकिन आपके लोग नहीं लग रहे हैं, और आपके कोटे में जो सीट है बगल जो अलायंस पार्टनर है उनके लोग नहीं लग रहे हैं। तो एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन जो है, जो किसान आंदोलन का जॉइंट कोऑर्डिनेशन है, और जो चौधरी चरण सिंह की विरासत, जो हम लोगों ने शुरुआत में बात किया, एक दौर था कि चौधरी चरण सिंह साहब ने जब जन कांग्रेस बनाने का फैसला किया तो बहुत टूट करके उनको लगा कि कांग्रेस में जिस किसान की बात कर रहे हैं वो उस पर कांग्रेस काम नहीं कर रही है। तब उन्होंने जन कांग्रेस बनाया, चाहे दलित मजदूर किसान पार्टी हो, चाहे भारतीय क्रांति दल हो, चाहे लोक दल। एक ज़माने में मुलायम सिंह यादव लोक दल से लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे। बिल्कुल यादव जी, देखिए हम लोग बहुत लंबी बात कर चुके हैं और मुझे लगता है कि 1 साल पहले अगर आज हम लोक दल की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोक दल की बात कर रहे हैं, और 1 साल बाद जब चुनाव में ये पार्टी जाएगी और तब क्या हालात रहेंगे उस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर रहेगी। और कहा भी जाता है कि देयर इज़ मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। तो अभी बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ मुद्दे नए आएंगे, बहुत नई रणनीति आएगी, और उस रणनीति का कैसे मुकाबला करके चौधरी चरण सिंह की विरासत को राष्ट्रीय लोकदल आगे बढ़ाती है, आगे बढ़ा पाती है कि नहीं पाती है, और दूसरे दलों की इसमें क्या भूमिका रहेगी, जो साथ के दल होंगे उनके साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, ये सारे इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे सवाल हैं जिस पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। चौधरी चरण सिंह की विरासत की राजनीति को हमने अभी राष्ट्रीय लोकदल के ऑफिस से डील किया, उसके बारे में चर्चा की, उसके बारे में बात की और उसकी संभावनाओं को टटोला। ऐसे ही किसी नए दल के बारे में, किसी नई तरह की संभावनाओं के बारे में, 2021 की चुनाव की संभावनाओं के बारे में, पब्लिक के मूड के बारे में बात करते रहेंगे, लगातार बात करते रहेंगे। आपने आखिर तक ये वीडियो देखा, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।